ऑल जो भी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है, एक बात का ध्यान दीजिए कि इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले मेक श्योर कि आपने प्रीवियस लेक्चर को देख चुका। क्यों? क्योंकि अगर वो लेक्चर देख चुके हैं तो इस लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो भी थियोरेटिकल बातें मैं आपसे वो लिखा देता हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि यू हैव सीन द प्रीवियस लेक्चर, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में और टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। इस लेक्चर में मैं उसको लिखाऊंगा, डिफिनेशन और एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। देखिए तो इसके बारे में बताऊं तो लिख सकते हैं कि फ्लोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स का कुछ निम्नलिखित प्रभाव है। जैसे तो पहला नंबर पर यह हो जाएगा कि फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। चलिए, मैंने ये तो पॉइंट कह दिया, ये बातें कह दिया, बट मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं कि हाउ। तो लेट अस टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस। और देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन कि कैसे आखिरकार फोर्स जो है वो क्या कर सकता है, तो मोशन प्रदान कर सकता है। किसको? तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसको। देखो कि इन द फुटबॉल मैच में क्या होता है कि व्हेन a player hits the football, जो क्या है तो which is in rest at the surface of ground, जो कि ग्राउंड के सरफेस पर वो क्या है तो वो रेस्ट में है, रुका हुआ है। देन तब क्या हो जाएगा, देन the football comes in motion। तो जो भी हमारा फुटबॉल है वो क्या हो जाएगा, तो वो मोशन में आ जाएगा। यही चीजों को मैं लिखा, यानी कि मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, वहां से दिया है। अब देखो दूसरा इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है। तो दूसरा इफेक्ट की मैं बातें करूं, इसको पहला बना लो, ठीक है ना, ताकि अच्छा लगेगा। रोमन अंक में भी नहीं लिखा रहा हूं, सिर्फ ऐसे लिखा रहा हूं, क्लियर होता है, ताकि अच्छा लगे। देखिए तो दूसरा इफेक्ट है कि फोर्स कैन stop a moving object। मैंने लिखा है कि फोर्स जो है वो क्या कर सकता है, तो कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। अब प्रश्न होगा कि कैसे, तो देखिए जो गोलकीपर है हमारा वो खड़ा रहता है इस प्रकार से, और उधर से गोल करने के लिए बैट्समैन आकर के हिट करता है फुटबॉल को, तो वो कुछ इस प्रकार से रोकता है, ऐसे करके, चाहे ऐसे करके, कैसे भी वो रोकता है। तो इस केस में क्या है कि फुटबॉल जो है वो रेस्ट में आएगा। लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं इसका कि आखिरकार कैसे, हाउ, when the football is hit by a फुटबॉलर, जो भी फुटबॉलर है या फिर प्लेयर कहिए,
टू गोल, किस लिए? टू गोल करने के लिए, देन तब क्या होगा इस केस में? देन द गोल कीपर, तो जो भी वहां पे गोल कीपर है वो क्या करेगा? देन द गोल कीपर अप्लाइड देयर फोर्स, वो अपना फोर्स को अप्लाई करेगा, एंड स्टॉप्स द बॉल, और फिर वो फोर्स को अप्लाई करके क्या करेगा? बॉल को रोक देगा। तो इस केस में भी हमने देखा कि किस प्रकार से जो फोर्स है वो रोक सकता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को भी। तो ये 2 पॉइंट क्लियर होता है। मैं थर्ड पॉइंट की ओर मूव करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन प्लीज, अगर इसे नहीं लिखो तो इसे रोक लगे, फिर आगे डिस्कस करते हैं। क्लियर होता है? नेक्स्ट बात है वो कुछ इसी प्रकार से हो जाएगा कि क्या कर सकता है जो फोर्स है जो है जी, तो वो क्या कर सकता है बोलिए? तो स्पीड को चेंज कर सकता है। लिखेंगे कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसका स्पीड को फोर्स क्या कर सकता है बोलिए? तो चेंज कर सकता है। अब कहेगा कोई लड़का कि कैसे? तो एक्सप्लेनेशन देता हूं, देखो कैसे। बिना एक्सप्लेनेशन दिए हुए तो तुम नहीं मानो। तो देखिए क्या होता है कि जब आप कोई बॉल को ऊंचाई से नीचे इस प्रकार से छोड़ते हो, देखो 2 केस यहाँ पे नोटिस करना। मैं क्या कर रहा हूँ? इसको ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ। तो जब इसको ऊपर की ओर मैं फेंकता हूँ तो इसका स्पीड जो है वो घटता जाता है। क्यों? क्योंकि इसको फेंक रहे हैं ऊपर, लेकिन ग्रेविटी है वो फोर्स लगा करके 9.8 के पावर से वो नीचे खींचना चाह रहा है, तो इसका स्पीड धीरे धीरे घटता है, तभी तो वो अंततः रुक करके नीचे गिर जाता है। और ठीक उसी प्रकार से दूसरा केस में क्या होगा कि जब मैं इसको नीचे इस प्रकार से छोड़ता हूं, जब नीचे छोड़ता हूं, तो जब नीचे छोड़ रहा हूं तो इस केस में क्या हो रहा है? स्पीड इसका बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको छोड़ तो दे किए हैं और साथ ही साथ में छोड़ने के बाद भी क्या हो रहा है? और उसको खींचा जा रहा है, पुल किया जा रहा है। तो देख लिया ना स्पीड को कैसे बढ़ रहा है। तो फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसे? मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, वही चीजों को मैं लिख देता हूं। तो देखिए कि व्हेन क्या हो जाएगा यहाँ पे कि व्हेन वी ड्रॉप ए स्टोन फ्रॉम सम हाइट, कुछ हाइट से क्या कर रहे हैं? स्टोन को ड्रॉप करते हैं फ्रॉम सम हाइट, then its speed goes on increasing, तब उसका जो स्पीड है वो एकदम बढ़ते जाएगा। कोई लड़का कहा कि कहां तक बढ़ता जाएगा? तो जब तक लगी वो नीचे धरती पर गिर ना जाए, टच ना कर दे, तब तक वो बढ़ता ही जाएगा। तो सर धरती पर ही क्यों टच करेगा सर? ऐसे ही तो बोल सकते हैं छत पर से फेंके, छत पर टच। अरे हाँ भाई, वो भी हो सकता है, कहीं कहीं वो रुक जाएगा, तब ये उसका स्पीड बर्दाश्त हुआ, नहीं तो उसका बढ़ते जाएगा, धोते जाओ। एनी हाउ, तो देखिए ये हो गया ना। ठीक उसी प्रकार से ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड क्या देख रहे हैं जी? क्या देख रहे हैं? तो when we throw, जब हम लोग क्या कर रहे हैं? थ्रो या फिर थ्रोन कहिए, when we throw a ball upwards, then तब in this case, तो in this case क्या हो जाएगा यहाँ पे? then its speed is goes on decreasing, तो उसका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा?
वो डिक्रीज करता चलेगा। अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम होता है तो वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए ताकि आपको और अच्छे से दिखे। हैव यू गॉट इट? तो ये थर्ड पॉइंट क्लियर होता है। मैं दो बातें और बताऊंगा फिर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स खत्म हो जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ में, बट उससे पहले इसे मेंशन कीजिए। समझ गए ना? तो चलो इसको मेंशन कर लो, एक बार कर लो। चलिए क्लीन हो गया जी। अब देखिए आगे की बातें मैं बताता हूं आपको से। फोर्थ नंबर पॉइंट में है कि फोर्स क्या कर सकता है, तो बोलो क्या कर सकता है? तो लिखेगा कि फोर्स कैन change the direction of a moving body। जो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है उसको उसका डायरेक्शन को बदल सकता है। इधर जा रहा है तो इधर ना जा करके इधर भेज सकता है। कौन? फोर्स हमारा। अब इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए सब, तो जरूर दूंगा मैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा। देखो ये एक्सप्लेनेशन मैं लिखा रहा हूं तो कोई लड़का कहा कि सर ये तो आप एग्जांपल दे रहा है, तो हाँ एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं एग्जांपल के थ्रू ही दे रहा हूं, इसीलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हैव यू गॉट इट? चलो ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा कि when the ball is thrown by the bowler, then तब क्या होगा? बॉलर वही कैसे? बॉलर टुवर्ड्स द बैट्समैन, किसकी ओर फेंकेगा जी? तो टुवर्ड्स द बैट्समैन। देन तब क्या हो जाएगा? देन दैट क्रिकेट बॉल, जो वो क्रिकेट का बॉल है, क्रिकेट बॉल इज हिट्स बाय द बैट्समैन, तब क्या हो जाएगा? देन इन दिस केस, इस केस में क्या हो जाएगा? बोलो। तब इन दिस केस डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ द बॉल, जो भी बॉल का डायरेक्शन है विल बी चेंज कहिए, चाहे कहिए ऑफ द बॉल इज चेंज हो जाएगा। विल बी चेंज क्यों बनना? जब वो हिट कर ही दिया तो चेंज हो ही जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा कि इसको एक बार से लिख लीजिएगा, ठीक है ना? फिर जो फिफ्थ आपका पॉइंट आता है वो है चौक करके चला जाता है ना गले में ना, तो खराश हो जाता है नहीं। तब देखिए जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो फोर्स क्या कर सकता है? तो शेप और साइज को बदल सकता है। तो उन्हीं सारी बातों को लिखाऊंगा पांचवा पॉइंट में कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का शेप भी बदल दे सकता है और उसका साइज भी बदल दे सकता है। समझ गया? अब कहेगा कि ऐसा एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो देखिए मैं आपको नोट्स बनाने के लिए ही लिखा रहा हूं, तो लिखते चलेगा और मेरी बातों को सुन करके समझते चलेगा। एक्सप्लेनेशन ही लिखा हूं ना, हाँ सर। तो देखिए क्या होगा, इफ वी टेक ए स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग ले या फिर और रबर ले, रबर देखे हो? रबर जिससे महिलाओं लोग बाल को भी बांधती है, या फिर छोटा मोटा रबर देखा होगा, तो वो छोटा सा रबर है जी, रबर है लाइए तो रबर ना होता है जो तो रबर जो होता है वो उसको से क्या होता है कि उस प्रकार से अगर आप खींचिएगा, ये रबर नहीं तो वो बांधने वाला होता है जो चाहिए, जैसे प्लास्टिक वगैरह बांधते हैं,
जैसे मिठाई के खोने पर ना देखो रबर लगा हुआ रहता है, तो उस रबर को जब घिसते हो तो कैसे उसका शेप और साइज बदल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या होगा कि वी टेक ए स्प्रिंग और रबर and from the both end of the spring of रबर we pull it, हम लोग क्या करेंगे we pull it, इसको खींचेंगे दोनों साइड से, then the shape and the size shape भी और क्या जी and the size of that spring, जो भी स्प्रिंग लिए हो या फिर और रबर लिए हो, इज चेंज्ड, क्या हो जाएगा तो वो बदल जाएगा, समझे ना। जैसा सपोज दैट मेरे पास क्या है, ये रबर है, अब इसको मैं खींचूंगा तो देखो तो शेप भी बदल गया और साइज भी बदल गया है ना। तब तो आपने देख लिया कि किस प्रकार से रबर को अगर फोर्स लगाएं अब दोनों तरफ से क्या करेंगे, पकड़ करके दोनों साइड से इसको अगर खींचेंगे तो इसका शेप जो है वो बदल गया ना स्टूडेंट। तो हैव यू गॉट इट, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। बहुत सारे लड़के कुछ ऐसे भी करते हैं, हमने भी बचपन में, ये तो मेरे हाथ से तो छूट ही नहीं रहा है, एक लेते हैं तब शायद काम बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से करते थे। भाई आप लोग तो एक्सपर्ट आदमी होंगे, इस प्रकार से ऐसे फेंकते थे तो चला जाता था ना, बहुत तेजी में गया होगा शायद, कैमरा में पता चला कि नहीं पता, लेकिन आई होप कि पता चला ही होगा। एनीहाउ, तो ये क्लियर होता है इतनी सारी बातें। अब आपको टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बताएंगे, फिर उसका भी एक्सप्लेनेशन डिफिनेशन वगैरह लिखाऊंगा एग्जांपल के साथ, बट उससे पहले इतनी सारी बातों को नहीं लिखे हो तो जल्दी से लिख लोगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द फोर्सेस। टाइप्स ऑफ द फोर्सेस के बारे में अगर मैं आपको से बताऊं तो मैं लिखूंगा कि देयर आर 5 common types of forces which we notice in our everyday life। हम लोग जो प्रत्येक दिन जीवन में जो फोर्स को नोटिस करते हैं वो तकरीबन 5 ही प्रकार के होते हैं, 5 ही तरह का फोर्स है। और वो क्या है सर, तो देखिए द फर्स्ट वन इज दैट मैस्कुलर फोर्स। क्या है वो है मैस्कुलर फोर्स, समझ गया ना। अब दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स, है जी, या फिर इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन भी बोलते हैं, फ्रिक्शन कह दीजिए कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है मैग्नेटिक फोर्स है। और चौथा है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, समझ गया ना। जो आपका पांचवा एंड द फाइनल है वो है वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। हैव यू गॉट इट। तो यही 5 तरह का फोर्स होता है जो आपको मैंने बताया होगा और सिखाया होगा। तो ये 5 तरह का फोर्स को आप लिखिएगा और फिर मैं आपको आगे बताता हूं इसी कॉमन टाइप्स ऑफ द फोर्सेस के बारे में। तो देखिए अभी भी जितना भी लिखा है मैं आपको से बताता हूं कि all these types of forces can be
कैन बी क्लासिफाइड into classified as contact force और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 तरह का जो फोर्स लिखा है इसको मेनली अगर बंटवारा करना चाहें तो 2 ही तरह का फोर्स के कैटेगरी के अंदर में रख सकते हैं। जो पहला है आपका वो है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यही 2 कैटेगरी के अंदर में ये 5 फोर्स आएंगे। अब कौन किसके अंदर में आएगा तो लेट अस सी। कैन बी क्लासिफाइड एज कॉन्टैक्ट फोर्स होंगे या तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होंगे। दैट इज, इसी को अगर लिखाना चाहो तो क्या लिखा सकते हैं, क्लासिफाइड एज कर को यहां से ऐसे डैश मार के लिख सकते थे। ये तो मैंने एक तरीके से लिखा है। अगर दूसरा तरीका से अगर इसी चीज को लिखाऊं ताकि सुंदरता बढ़े कॉपी का भी और अच्छा भी लगे, तो मैं बोल सकता हूं कि दिस 5 टाइप्स ऑफ द फोर्सेस can be classified into following category में बंटवारा कर सकते following categories। फॉलोइंग कैटेगरीज में उसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और वो क्या क्या होगा तो पहला में हो जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा में हो जाएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बात समझ में आया तो बोलिए हाँ। यही 2 तरह के फोर्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसी 5 तरह का जो फोर्स है वो 2 तरह का फोर्स में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बांट सकते हैं। हैव यू गॉट इट? चलो यस सर। तो देखिए अब इन दोनों को बारी बारी से मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं, बट उससे पहले इतनी सारी बातों को अगर नहीं लिखे हो तो फौरन से इसे लिखिए ताकि आगे से बढ़ा जा सके। स्टूडेंट लेट अस टॉक अबाउट द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो सर कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या हुआ? तो देखो कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में मैं बताऊं तो सबसे पहले मैं उसका डिफिनीशन लिखाना चाहूंगा जी। उसके बाद मैं क्या लिखाना चाहूंगा तो उसके कितने टाइप्स होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, उन्हीं की बातें मैं करने वाला हूं। तो लेट अस सी। तो देखिए क्या होने वाला है, लिखेंगे ए फोर्स which is exerted on another object only through physical touching। फिजिकल टचिंग के थ्रू जो फोर्स लग सकता है उसी के हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। ओनली थ्रू फिजिकल टचिंग, इसको नोट करेंगे, ओनली थ्रू फिजिकल टचिंग। देन तब क्या कहेंगे तो भैया देन दिस टाइप ऑफ द फोर्स is called, बोलो क्या? तो कॉन्टैक्ट फोर्स का था, समझ गया ना? अब देखो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल का ये चाहे टाइप्स का ये बात एक ही है। तो देखेगा अब लिखेंगे कि एग्जांपल्स ऑफ
कॉन्टैक्ट फोर्सेस और या फिर और करके क्या लिख सकते हैं इसी चीज को, कि कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप्स क्या होगा, ये कहो बात एक ही है वो। तो लेट अस सी। तो पहला क्या है सर, मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स हो जाएगा। एंड द सेकंड वन इज दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। या फिर फ्रिक्शन बोलो, ये कहीं बात है, समझा? हाँ, तो यही होता है एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स का। क्या एग्जांपल होता है, इतनी सारी बातों को नोट करेगा और मैं वन बाय वन मस्कुलर फोर्स क्या होता है उसका एग्जांपल क्या होगा मैं लिखाऊंगा, और फ्रिक्शनल फोर्स उसका एग्जांपल के साथ एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, तो इसे फौरन से नोट करेगा। एंड लेट अस टॉक अबाउट द मस्कुलर फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स के बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है। तो द फोर्सेस व्हिच इज एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स, मैंने अभी भी बोला कि वैसा किसी भी तरह का फोर्स जो हमारे मसल्स के द्वारा लगाया जाता है तो उसे ही मस्कुलर फोर्स का नाम दिया हूं। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस मस्कुलर फोर्सेस। हैव यू गॉट इट? तो देखिए इसका क्या डेफिनेशन हो जाएगा। देखो याद रहे, मैं जैसे यहाँ पे डिजाइन बनाता हूँ, अगर आपको डिजाइन पसंद है तो जैसे है वैसा ही लिखिए, समझ गया ना? अदरवाइज आप अपना स्टाइल लगा सकते हैं। हैव यू गॉट इट? क्यों? क्योंकि ये उसके अंदर में था इसीलिए मैंने सीधा किया और एक लाइन इस प्रकार से साइड में नहीं खींचा। हैव यू गॉट इट? चलो ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा स्टूडेंट कि द फोर्सेस which is exerted by our muscles, muscles, our muscles के द्वारा लगाया जाता है। muscles on an object, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, then this is called, तब क्या कहेंगे इसको? तो मस्कुलर फोर्स का नाम देते हैं। मस्कुलर फोर्स का नाम देता हूं। अब कोई लड़का बोलेगा एग्जांपल, तो बहुत सारा हो जाएगा एग्जांपल्स। तो देखिए देखो क्या हो जाएगा एग्जांपल्स, लिखे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स use their muscular forces किस लिए? तो for various day to day life activities, day to day life activities। तो such as का मतलब हुआ जैसे में, पुलिंग के लिए और पुशिंग के लिए, और बोलिए लिफ्टिंग के लिए, किसी भी चीज को उठाने के लिए, जैसे ये उठा लिया तो ये उठाना का मतलब है लिफ्टिंग के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए, स्ट्रेचिंग का मतलब होता है खींचने के लिए, रबर वगैरह खींच के दिखाते हैं स्ट्रेचिंग के लिए, और ट्विस्टिंग के लिए। ट्विस्टिंग का अर्थ होता है मरोड़ना, जैसे कैसे कपड़ा वगैरह धो करके उसको मरोड़ते, खूब कस करके निचोड़ते हो ताकि पानी जो है वो सारा निकल जाए और धूप में आसानी से कपड़ा जल्दी से सूख जाए। तो इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बोले किसका? तो इसी हम लोग ट्विस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। एंड प्रेसिंग के लिए फाइनली क्या हो जाएगा?
प्रेसिंग, और भी बहुत सारा चीज हो सकता है प्रेसिंग के लिए। जैसे और क्या हो सकता है, तो देखो वॉकिंग के लिए, वॉकिंग के लिए वेट लिफ्टर भी लिफ्टिंग करने के लिए इस्तेमाल करता है, बोले किसका, तो इसी मस्कुलर फोर्स का। हैव यू गॉट इट? तो इतना सारा एग्जांपल हो गया इसी मस्कुलर फोर्स के बारे में। अब लेट अस टॉक अबाउट द अनदर टाइप्स ऑफ द कांटेक्ट फोर्स, व्हिच वन इज द फ्रिक्शनल फोर्स। आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट दिस फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो देखो दूसरे नंबर पर ही हो जाएगा स्टूडेंट फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन उससे पहले एक बात बताओ जी, ये कांटेक्ट फोर्सेस क्यों कहलाए, तो एक पॉइंट लिखेगा इसी मस्कुलर फोर्सेस के बारे में। देखो लिखेंगे सिंस muscular force is act on another object act on another object only through टचिंग लिख सकते हो, टचिंग कहिए या फिर कांटेक्ट में कहिए, यानी कि कांटेक्ट में आएगा तब। Therefore, I mean to say that कि इसीलिए मस्कुलर फोर्स is called as, बोलिए क्या कहेंगे, कांटेक्ट फोर्स का नाम लिए कांटेक्ट फोर्स बोल दिया। अब ये मस्कुलर फोर्स काफी डिटेल में आपका फिनिश्ड हुआ। आई मीन टू से दैट कि समाप्त हो गया। हैव यू गॉट इट? चलो ठीक। अब लेट अस टॉक अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स की बातें मैं करूं आपसे, तो सेकंड नंबर पर यही हो जाएगा, और वो है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए इसको लिखा हो ना, यहां तक लगी, अगर नहीं लिखे हैं तो फौरन से इसे फटाक से लिखिएगा ताकि मैं इसे लिखाऊं। गॉट इट? चलो ठीक। फ्रिक्शनल फोर्स की मैं बातें करूं तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा स्टूडेंट कि द फोर्स विच क्या करेगा, विच अपोजेस द मोशन ओवर another object, or another object is called frictional force। देखो कोई लड़का को इस फ्रिक्शनल फोर्स का डेफिनेशन से आपत्ति हो रहा या फिर उसको इसको समझने में कठिनाई हो रहा होगा। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हुआ ना कि जब ये मोशन कर रहा है, देखो ये चौक मूविंग में हुआ, बट ये एक समय के बाद ये रुक जाता है स्टूडेंट, ये रुक जाता है। तो ये जो चौक है वो रुक रहा है, तो आपने क्या नोटिस करने का प्रयास किया कि मैंने तो इसको यहां से धक्का दे दिया है, बट फिर भी ये चौक जा करके क्यों रुक जा रहा है? तो कुछ तो ऐसा है जो इसको रोक रहा है, तो वो है फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो फोर्स से ये मोशन किया और जो फोर्स इसको रोक रहा है, धीरे धीरे रोकेगा इसको, तो वही फोर्स हमारा। देखो ये चौक यहां से अगर चलेगा, यहां से अगर इसको चलाएं तो ये रुक जाता है, रुका अभी, तो कौन सा फोर्स के चलते रुक रहा है? तो फ्रिक्शनल फोर्स के चलते रुक रहा है। इसका मोशन का ही कारण बना फ्रिक्शनल फोर्स। समझ गया ना? तो एग्जांपल्स भी हो जाएगा कि इफ वी स्टॉप पैडलिंग
पैडलिंग द बाइसाइकिल, then it will stops moving or finally comes, देख लेना डबल एल होगा यहाँ पे, है, और फाइनली स्टॉप्स मूविंग, और अंततः वो मूव करना रुक जाएगा, यानी कि अस्थिर हो जाएगा, स्टॉप मूविंग आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंसेस, कुछ दूरी कवर करने के बाद ये भी क्या हो जाएगा, तो रुक जाएगा, समझ गया ना। अब देखो इसी में जो पॉइंट ये लिखाया हूं, इसके नीचे एक पॉइंट और लिख लेगा कि कांटेक्ट फोर्स इज, यही वाली बात तुम लिख लेगा, ठीक है ना। देखो फ्रिक्शनल फोर्स के नीचे इतना तो सारा बात लिखा ना, यहां तक लगी फ्रिक्शनल फोर्स में। अब देखो तुम इस पॉइंट से नोट करेगा, ठीक है ना, यहां जो लिखा रहा हूं वो ई पॉइंट को नोट करेगा, ठीक है ना। यहां जो मैं लिखा था उसी चीज को ये पॉइंट में नोट करेगा, समझ रहा हूं, लिखेगा सिंस फ्रिक्शनल फोर्स जो है, चलो इसको हटाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्ट on another object only through touching, contact आएगा तब ही होगा, therefore frictional force जो होगा वो एग्जांपल हो जाएगा contact force का, therefore frictional force is called as contact force, कहा दिए, इसका नीचे ये पॉइंट बना करके लिख लीजिए। चलिए इतनी सारी बातें कंप्लीट होता है आपको कांटेक्ट फोर्स के बारे में, और अब मैं आपको से सिखाऊंगा इसी नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में। तो उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इसे लिखेगा, समझ गया ना। We have seen the previous steps of the forces which falls under the contact force. Now let us talk about the non contact force. पिछला फोर्स जो मैंने देखा वो कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत में आता था, अब जो मैं आपको से बताने वाला हूँ वो नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत में। तो कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो उसका क्या उत्तर दीजिए। इतना तो क्लियर होता है कि कोई भी फोर्स है जो टच के नहीं लगा, यानी कि दूरी से काम चला लगा। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस नॉन कांटेक्ट फोर्स। लिखेंगे कि ए फोर्स which can be act on another object, कोई एक ऐसा फोर्स जो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर सकता है, लग सकता है, एक्ट कर सकता है, इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस, वो भी कैसे, तो कुछ दूरी पर ही रहकर, या फिर और विदाउट टचिंग, या फिर बिना उसको टच किए हुए, विदाउट टचिंग का यूज है, विदाउट फिजिकल टचिंग एक ही बात होता है। देन तब क्या कहेंगे जी, देन दिस इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तब इसको हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम देते हैं स्टूडेंट। हैव यू गॉट इट? चलो ठीक है। अब देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल्स क्या बनेगा, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वही वाली बात, एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल का हो, चाहे फिर टाइप्स का हो, टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का हो, एक ही बात है। समझ गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसीलिए मैंने दो तरीके से भी लिखा दिया। आपको जो पसंद है वो फरमाइए, समझे। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा और वो है मैग्नेटिक फोर्स। फ्लोइंग आर द करके लिख देना, वो है
मैग्नेटिक फोर्स। कैसा फोर्स है जी? तो मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल हिंदी में होगा। दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, समझ गया। अब तीसरा है कि क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तीन तरह के तरीके का फोर्स मैंने बताया जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है या फिर एग्जांपल्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स का ये। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस थ्री टाइप्स ऑफ द नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, और उसका एग्जांपल्स भी दूंगा, एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। तो समझ गया ना? तो देखिए क्या होता है ये। पहले नंबर पे आता है वो है मैग्नेटिक फोर्स। कैसा फोर्स है स्टूडेंट? तो मैग्नेटिक फोर्स है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस मैग्नेटिक फोर्स। कोई पूछा कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो वैसा कोई फोर्स जो मैग्नेट के द्वारा लगाया जाए उसको मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। तो लिख देंगे इसको कि द फोर्स which is क्या? तो exerted by the magnets is are called मैग्नेटिक फोर्स। वैसा किसी भी तरह का फोर्स जो मैग्नेट के द्वारा लगाया जाए उसको कैसा फोर्स बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। अब कोई पूछा कि एग्जांपल्स बताइए, तो एग्जांपल में हो जाएगा कि if we put आयरन नेल्स या फिर पीसेस कहिए, आयरन पीसेस टू दी मैग्नेट के पास लाएंगे, then magnet exerts the force to the iron and finally attracts it, them, और उसको क्या कर लेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, यानी कि अपनी ओर खींच लेगा। कौन? तो ये मैग्नेट। अब देखो इसी मैग्नेट के बारे में एक चीज और आपको लिखाता हूं। ये सारी चीजें तो लिख लिया होगा ना, आई होप कि आपने लिखा होगा। तो देखिए एक बात बताओ जी, जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको लगने के लिए क्या एकदम फिजिकल टच होना जरूरी है कि दूर से ही काम चल जाएगा? बताइए। तो दूर से ही काम हो रहा, मैग्नेट दूर से ही अपना फोर्स एक्सर्ट कर देगा। किसके ऊपर? तो आयरन नेल्स के ऊपर। हैव यू गॉट इट? तो ये कैसा फोर्स कहलाएगा? तो नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। लिखेंगे since a magnet can exerts force on an object, तो कैसे? even from a distance, कोई एक डिस्टेंस से ही वो लगा देगा, डिस्टेंस। therefore तो क्या हो जाएगा? therefore it is called non contact force। इसीलिए हमने इसको नॉन कांटेक्ट फोर्स का नाम दिया है इस मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। समझ गया? अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में होता है। अगर आपके घर में फ्रिज होगा तो देखता हूं कि फ्रिज का गेट जैसे ही खोलते हो
और फिर छोड़ देते हो तो ऑटोमेटिकली फ्रिज जो है वो लॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो फ्रिज का जो गेट है वो मैग्नेटिक है, चुंबकीय, वो खींच लेता है। तो एक चीज अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इज यूज्ड इन द डोर्स ऑफ द, बोलिए किसका? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के डोर में इसी मैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल होता है। चलिए, इतनी सारी बातों को कंप्लीट करेगा, फिर मैं क्या करता हूं, हाथ भी गंदा है, झाड़ भी नहीं सकते, नहीं तो ये और गंदा हो जाएगा, नहीं हो। तो इतनी सारी बातों को लिखेगा इसी मैग्नेटिक फोर्स के अंतर्गत में, फिर मैं नेक्स्ट फोर्स की ओर चर्चा करता हूं, समझे ना? लेट अस डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताता हूं आपको। कोई पूछा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो क्या होता है? तो वैसा किसी भी तरह का फोर्स जो कोई चार्ज बॉडी से वो फोर्स लगेगा। तो लेट अस टॉक। कोई डिफिनेशन पूछा तो यही बताना होगा कि ए फोर्स which is exerted by an electrically charged body, तब क्या कहेंगे जी? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई लड़का सोच रहा होगा कि कैसे बोल रहे हैं, इसका कुछ एग्जांपल्स दीजिए, तो मैं एग्जांपल्स देता हूं। देखो, जब आप बालों में कंघी मारते हो तब उस कंघी को उठा करके पेपर के टुकड़ों के पास लेकर जाओगे ना, तो वो पेपर क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दिया हूं, समझ गए ना? इसमें भी बता रहा हूं, और वो भी नोट्स बनाते हुए भी। तो यही एग्जांपल देना होगा। तो एग्जांपल्स में हो जाएगा कि द charge acquired by the comb which is achieved by the rubbing with hair। बालों के साथ रगड़ने से, घर्षण करने से जो कंब में चार्ज आया है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आया है। that can attract a small pieces of paper। पेपर के छोटा छोटा टुकड़ों को क्या करेगा? ये कंघी जो है वो बहुत ही आसानी से खींच लेगा, समझ गया ना? तो वो चार्ज रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, समझ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या है? अरे जो चार्ज है, आवेश है जी, समझ गया ना? वही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है। लेकिन सच में क्या सर, फिर भी नहीं समझे तो सुनो। पहले कंघी जो है वो पेपर को खींच पा रहा था? नहीं खींच पा रहा था। लेकिन जब बालों में रगड़े तो उसके ऊपर चार्ज आ गया, आवेश आ गया, वो बड़ी चार्ज हो गया, और फिर इसको पेपर को खींच पा रहा है। यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है। एग्जांपल से मैंने बता दिया। लेकिन एक बात बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दूर से खींच लिया है ना, तो ये किसका एग्जांपल है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल। तो इसको हम एक पॉइंट लिखना चाहते हैं तो यही लिखेगा कि since an electrostatic force can be applied even from a distance। एक डिस्टेंस से ही वो क्या करेगा? दूरी कर लेगा। therefore इट इज कॉल्ड, क्या बोल दिया इसको जी? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हमने दे दिया किसको, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आपका कंप्लीट होता है, समझ गया ना। तो फिर जो फाइनल है वो लास्ट वन जो बच गया आपका वो है, बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेट अस डिस्कस अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन, इसको मेंशन कीजिए, नहीं तो मैं मूव करता हूं। और वो है तीसरा तरह का फोर्स, एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स में बहुत सारे लड़कन को समझने में, स्टूडेंट को तकलीफ होता है, बट डोंट वरी, आज वो दूर हो जाएगा। देखो, द फोर्स which is exerted by one object over another object is called gravitational force। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है, ये भी एक ऑब्जेक्ट, ये भी एक ऑब्जेक्ट, दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो कोई लड़का समझता है कि जो अर्थ हमको खींच रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, नहीं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप मोबाइल पकड़े हुए हैं हाथ में और आप हैं सामने, तो आपका मोबाइल आपको खींच रहा है, आप खींच रहे हैं मोबाइल को, तो इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम जानता है, नहीं पता था, तो अभी से भी जानिए। हैव यू गॉट इट? देखो इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा। It is लिखा है अच्छा से, it is the gravitational force, या कोई और फोर्स नहीं है, बल्कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। It is the gravitational force which, जो क्या किया हुआ है, होल्ड्स किया हुआ है, रखे हुए पकड़ के, होल्ड्स द अर्थ in their orbit around the sun। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है स्टूडेंट, किसके बीच, अर्थ और सन के बीच में, जो अर्थ को अपने ऑर्बिट में रखा हुआ है और सन के चारों ओर घूमने पर मजबूर कर रहा है। समझ गया ना? चलिए अच्छी बात है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर में ये सारी बातें लिखेगा और फिर इसके नीचे लिखेगा जो मैं यहां से शुरू करने वाला हूं। समझ गया? चलिए अच्छी बात है। अब देखो इसके नीचे से मैं यहां से लिखाता हूं, कुछ बातें हैं जो लिखना चाहिए। लिखेंगे the pull of the earth on an object with a force। एक फोर्स से हमको क्या करता है, अर्थ जो है वो खींचता है। चौकला जी, चौकला। then this force is called the force of gravity। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहिए या फिर सिंपल भाषा में ग्रेविटी कहिए। लेकिन क्यों सर, जब बड़ा ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट अर्थ के जैसा, जब छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है तो उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं या फिर ग्रेविटी ही बोलते हैं। नहीं जानते थे तो अभी से भी जान लिए, अच्छी बात है। लेकिन कोई भी दो साधारण सा भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। समझ गया ना? चलिए अच्छी बात है। ये पॉइंट को भी लिखा दिया ताकि जो कंफ्यूजन है आपके दिमाग से वो क्या हो जाए, वो दूर हो जाए। समझ गया? अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ पर क्यों गिर जाता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही। लिखेंगे ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ का ये ग्रेविटी है,
दैट कॉजेस, जो क्या करता है, दैट कॉजेस टू फॉल ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर गिरने से क्या करता है, वो मजबूर कर देता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में यहां से यहां तक लिखा, फिर यहां से लेकर के यहां तक लिखो। अब देखो एक पॉइंट और मैं लिखा देता हूं, समझ गया ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक को मिटा लेगा और लिख लेगा सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स, सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, कैन बी अप्लाइड इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस, दूर से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसीलिए हमने इसको क्या कहा, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स कहा ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए काफी डिटेल में काफी अच्छे तरीके से मैंने बता दिया आपको। ये लेक्चर में हर एक चीज लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने छोड़ा। अगर कहीं कंफ्यूजन आता है तो जरूर हमसे क्लियर कीजिएगा। समझ गए, अभी तक नहीं जुड़े तो हमसे जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए क्या करना आपको पता है, इंस्टाग्राम वगैरह ये सब मेरे चैनल के व्हाट्सएप सेक्शन में मिल जाएगा, वहीं से जुड़ सकते हो, नहीं हो। और फिर कैसा लगा आप जरूर कहिएगा, अच्छा लगा कि खराब लगा, समझ गया ना। मैं तब तो मुझे पता चलेगा कि मैं जो कुछ आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। हैव यू गॉट इट? चलिए अच्छी बात है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मैं आपको छोड़ता हूँ। फिर बाकी पढ़ाई लिखाई हो गया, बाकी खेलो कूदो, एनी हाउ जो है वो कीजिए। आई डोंट इंटरफेयर इन योर पर्सनल लाइफ, समझ गया। उसमें कोई कंपेरिजन नहीं होना, कंपेयर नहीं होना चाहिए, और नहीं उसमें कोई कटौती भी होनी चाहिए। कंपेरिजन भी नहीं और कंपेयर भी नहीं, तो दोनों एक ही बात है, यानी कम ही नहीं होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए मस्ती में भी। तो ठीक है ना, बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेक्शन।